अब खबर है कि बॉर्डर पर गोलीबारी हुई है और इसमें एक बांग्लादेशी युवक घायल भी हुआ है। द डेली स्टार बांग्लादेशी अखबार की तरफ से यह खबर सामने आई है कि बीएसएफ की गोलीबारी में एक व्यक्ति घायल हुआ है। दोस्तों, बांग्लादेश की तरफ से एक बेहद शॉकिंग क्लेम किया जा रहा है कि भारतीय सेना के द्वारा बांग्लादेश की जमीन को कब्जाया जा रहा है। हमने देखा है कि पिछले 2 से 3 दिनों में भारत और बांग्लादेश के बीच कई खबरें सामने आई। अंदर घुस चुकी है अराकान आर्मी या नहीं, और घुस चुकी है तो क्या बांग्लादेश आर्मी कर रही है, और बांग्लादेश आर्मी क्या अराकान आर्मी को हरा पाएगी या अराकान आर्मी दूर चटा देगी। एक ऐसी ही जहर है सब कॉन्टिनेंट के अंदर हमारे कि भारतीय जो कम्युनिस्ट है वो इंडिया का विरोध करते हैं, तो नेपाली कम्युनिस्ट से हम उम्मीद करें कि वो भारत का बहुत ज्यादा करेगा, मदद करेगा, भारत के लिए बहुत अच्छे शब्द रखेगा, तो वो तो हो नहीं सकता। जो वही दूसरी पार्टी है वहां की नेपाली कांग्रेस जिसे कहते हैं, उसके रिश्ते भारत के संग में बहुत मधुर हैं, उसके रिश्ते भारत के संग में बहुत अच्छे हैं। लेकिन ये जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल है, इसने सारा का सारा खेल खराब कर रखा है। अभी भी नेपाल की जनता को समझने की जरूरत है। इस आदमी को धक्के मार के बाहर निकाले, इसको वोट देना तो दूर की बात है, आपको कमाने यहाँ भारत आना पड़ता है। बिना भारत के आपके पास में सी कनेक्टिविटी नहीं, बिना भारत के आपके पास में कुछ भी नहीं। आपके लोग चाइना तो जाते नहीं नौकरी करने, आते का है भारत करने। यहाँ पे आके पूरा खाने पीने का कारोबार, नौकरी का कारोबार, सब चीज, और यहीं के पैसे से पूरी की पूरी नेपाल की इकोनॉमी चल रही है। अगर आपका प्रधानमंत्री भारत को इस तरह से आंखें दिखाएगा तो उसको तो कोई दिक्कत नहीं होगी, उसका तो ऑलरेडी सैकड़ों करोड़ों की जायदादें होंगी, उनका तो कुछ दिक्कत नहीं। वो यहाँ से कुर्सी से उतरेंगे, वो नेपाल भाग जाएंगे, सॉरी नेपाल बोल रहा हूँ, यूके चले जाएंगे, अमेरिका चले जाएंगे, बीजिंग चले जाएंगे इनके खास दोस्त। आप लोग जो है वो बर्बाद तड़प के रह जाएंगे। भारत और बांग्लादेश के बीच बॉर्डर पर तनाव देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां राजनीतिक रूप से रिश्ते दोनों देशों के बीच में बिगड़ते हुए दिख रहे हैं, तो वहीं बॉर्डर पर भी अच्छा खासा तनाव का माहौल है। अब खबर है कि बॉर्डर पर गोलीबारी हुई है और इसमें एक बांग्लादेशी युवक घायल भी हुआ है। द डेली स्टार बांग्लादेशी अखबार की तरफ से यह खबर सामने आई है कि बीएसएफ की गोलीबारी में एक व्यक्ति घायल हुआ है। खबर है कि बीएसएफ ने अजमातपुर के बॉर्डर पर यह गोलीबारी की और इस गोलीबारी में शाहिदुल इस्लाम नाम का लड़का घायल हो गया। इसकी उम्र 25 साल बताई जा रही है। खबर है कि यह अपने अन्य साथियों के साथ अवैध रूप से भारत से बांग्लादेश में तस्करी कर रहा था और इसी दौरान बीएसएफ ने उसे देख लिया। ये दावा है बीजीबी के कमांडर गोलाम किरबाई का। बताया जा रहा है कि यह घटना रात के 2 बजे की है, जब भारतीय सीमा के 130 यार्ड के अंदर ये घुसपैठ हो रहा था। तस्करी के खेल को अंजाम देना चाह रहे हैं वो, इसके लिए लगातार बीजीबी का शह भी पा रहे हैं। आमतौर पर ऐसे घुसपैठियों को बीजीबी दबोच लिया करती है, लेकिन जिस तरह से ये घटना सामने आई है और बीएसएफ ने जिस तरह से गोलीबारी की है, उससे एक बात साफ है कि बीएसएफ पूरी तरह से अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए चौकस है और तभी उसने इस तरह के घुसपैठ करने वाले तस्करों पर गोलीबारी की। हालांकि बीएसएफ की तरफ से इस मामले में कोई भी अभी तक आधिकारिक टिप्पणी सामने नहीं आई है। दोस्तों, बांग्लादेश की तरफ से एक बेहद शॉकिंग क्लेम किया जा रहा है कि भारतीय सेना के द्वारा बांग्लादेश की जमीन को कब्जाया जा रहा है। हमने देखा है कि पिछले 2 से 3 दिनों में भारत और बांग्लादेश के बीच कई खबरें सामने आया है। दरअसल भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ पश्चिम बंगाल के आसपास बांग्लादेश से लगने वाली सीमा के पास फेंसिंग कर रही है, लेकिन इन सब के बीच बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी बीजीबी और बीएसएफ के बीच तनातनी है। बांग्लादेश की ओर से आरोप लगाया गया है कि बीएसएफ बांग्लादेश की जमीन पर फेंसिंग का काम कर रही है। इसी के बाद दोनों देशों के बीच तनाव पैदा हुआ। बीजीबी की नाराजगी के बाद बीएसएफ के साथ सीमा पर तनाव है। हालांकि बीएसएफ ने बांग्लादेश के आरोपों को ज्यादा तूल नहीं दिया, नारेबाजी भी लगाई गई। भारत के स्थानीय ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि बीजीबी बीएसएफ को फेंसिंग लगाने से रोक रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक ये एक गंभीर विषय है क्योंकि इससे सीमा पर आतंकवादियों और तस्करों की घुसपैठ का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा बांग्लादेश की मीडिया में भी ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि भारत बांग्लादेश की जमीन पर कब्जा कर रहा है और वहां फेंसिंग का काम कर रहा है। बात करें दोनों देशों की सीमा की तो केवल पश्चिम बंगाल में ही भारत और बांग्लादेश की 2216 किलोमीटर की सीमा है, जहां पर बहुत बड़ा हिस्सा बिना फेंसिंग के है।
चेक पोस्ट पर हाल ही में बीएसएफ और बीजेपी के अधिकारियों की बैठक भी हुई थी, जहां पर शांति को लेकर वार्ता हुई। लेकिन इन सब के बीच अच्छी बात है कि जहां दोनों सेनाओं में तनातनी में है, लेकिन दोनों के बीच झड़प की कोई खबरें सामने नहीं आई है। लेकिन भारत की तरफ से न सिर्फ फेंसिंग का काम किया जा रहा है, बल्कि भारत बड़े लेवल पर बॉर्डर एरिया के पास मौजूद गाँवों में कैमरे की इंस्टॉलिंग भी कर रहा है, जिससे संदिग्धों की पहचान की जा सके और उनको हिरासत में लिया जा सके। लंबे अरसे से अराकान आर्मी अपना काम कर रही है, उस पर बात बहुत हुई और अब कुछ टाइम से पता नहीं चल रहा कि अराकान आर्मी क्या कर रही है, कहां तक पहुंची है, कहां तक नहीं पहुंची है। हम लोगों को एक बात बहुत क्लियरली पता है कि अराकान आर्मी इस स्टेट में, ये रखीने स्टेट है, इस स्टेट पे कब्जा कर चुकी है। म्यांमार का कोई कंट्रोल नहीं इस इलाके में। साथ में कॉक्स बाजार तक का एरिया वो बांग्लादेश का, ऊपर जो ऑरेंज कलर का है, नीचे लाल रंग का है, ये रखीने स्टेट, इसमें म्यांमार आर्मी एक छत्र राज करती है। ले अंदर घुस चुकी है अराकान आर्मी या नहीं, और घुस चुकी है तो क्या बांग्लादेश आर्मी कर रही है, और बांग्लादेश आर्मी क्या अराकान आर्मी को हरा पाएगी या अराकान आर्मी दूर चटा देगी। रेजीम के अंडर दब चुका था और आज भी जो है वो कई इलाके कंट्रोल कर रहे हैं। 2015-16 में आंग सान सू ची जो इलेक्ट होकर डेमोक्रेटिक प्रोसेस के ज़रिए वो लीडर इलेक्ट हुई थी, लेकिन ये जो मिलिट्री जो रेजीम है उनको उन्होंने आने नहीं दिया। मिलिट्री रेजीम किसी हाल एट एनी है उसका। तो वहाँ 2009 में ये एक ग्रुप उन्होंने अराकान आर्मी बनाया और उन्होंने कहा कि चलो बहुत हो गया, अब हम लोग इनका ये जो मिलिट्री रेजीम है इनका मुकाबला करेंगे। और उनके साथ और भी कई लोग जुड़ गए, क्योंकि उन्होंने तय कर लिया था कि चलो आर पार हो जाए ये लड़ाई। लेकिन इतना आसान नहीं था, क्योंकि जो मिलिट्री रेजिम के पास उनके साथ ये अराकान आर्मी के साथ 2-3 और लोग भी जुड़ गए और ये सब मिलके एक जॉइंट फ्रंट जो है वो फोर्स किया। चलिए अब बात करते हैं अराकान आर्मी के बारे में। अराकान आर्मी जो ज़्यादातर राखीन में स्थित है, जो बांग्लादेश के साथ उनका बॉर्डर है अराकान आर्मी का। और ये अब तो क्या है, फ़िलहाल इतने साल उनकी एनर्जी सिर्फ ये जनता, मिलिट्री जनता के साथ लड़ने में जो है, जैसे आपने दुरुस्त बताया कि ये जो बांग्लादेश की जो एडजॉइनिंग एरियाज है उस पे बिटवीन बांग्लादेश और म्यांमार एक 271 किलोमीटर्स का एक स्ट्रेच है। तो इस पे अराकान आर्मी ने अपना कब्जा कर लिया। तो इसका मतलब बहुत ही साफ है शर्मा जी कि ये अराकान आर्मी एक तो ऑन वन साइड सूप बोले तो बोले, छलने भी बोले, जिसमें 900 छेद। बांग्लादेश के पास में मैं कह रहा हूं कितनी ही जाहिलियत हो, कुछ भी हो, लेकिन इस पूरे के पूरे सब कॉन्टिनेंट में इंडिया के बाद सबसे बड़ा कम से कम सी पोर्ट एरिया बांग्लादेश के पास ही है। इंडिया के बाद सबसे बड़ा वाटर कनेक्टिविटी, ज्योग्राफी बहुत अच्छी है। वो कम से कम उसका कहीं ना कहीं एक तरफा समझ में था, भले ही जाहिलियत है, भले ही वो तब भी बर्बाद हो जाएगा, ये सब बातें सच है, मैं उसे इनकार नहीं कर रहा। मगर बांग्लादेश की राह पे चल के नेपाल बोल रहा है, जो कि खुद एक लैंडलॉक कंट्री है। एक तरफ आपके चाइना है, एक तरफ इंडिया है, जरा सा भूटान है। और चाइना में आप क्या ही करोगे, चाइना के जरिए से आप जो है वो सी कनेक्टिविटी में तो जाओगे नहीं, वहां से पूरा बीजिंग होके तो बहुत लंबा पड़ेगा। आपके लोग यहाँ नौकरी करने आते हैं, आपके लोग आधे यहाँ पड़े, आपकी इकोनॉमी पूरी की पूरी इंडिया से जो पैसा जाता है उससे चल रही है। अगर इंडिया से पैसा जाना बंद हो जाए, आपकी इकोनॉमी कोलैप्स करके गिर जाए, खत्म हो जाएगी आज के आज। तो आप किस आधार पर आंखें दिखा सकते हो भारत को? बल्कि ये अभी भी समझने का विषय है, सोचने का विषय है, जो नेपाल की जनता है। अभी हालात इतने नहीं हुए हैं, वरना ये आदमी जो है आपका केपी शर्मा ओली, ये यूनुस और शहबाज शरीफ से भी बेकार हालत में आपको ले जाएगा। कमाने आपको यहाँ आना पड़ता है, सब चीज करने आपको भारत आना पड़ता है। बिना भारत के आपके पास में जमीन नहीं,
कुछ कमाई नहीं, आपके पास में दवाएं नहीं, मेडिसिन नहीं, कुछ भी नहीं। आप कह रहे हो कि हम गोरखालियों की जो है वो सेना में भर्ती नहीं होने देंगे, आप कह रहे हो कि हम ये करेंगे, आप कह रहे हो कि ग्रेटर नेपाल बनाएंगे, बिहार का, यूपी का, कई अन्य इलाकों का हिस्से को आप क्लेम कर रहे हो कि ये हमारा हिस्सा है। तो ऐसी जाहिलियत के बाद अभी भी नेपाल की जनता के पास में समय है, सड़कों पर उतरे और इस आदमी को जो है वो सड़क पर उतर कर विरोध प्रदर्शन करे, वरना ये आदमी आपको पाकिस्तानियों से बुरी हालत दुनिया में करवा देगा।